बताओ दिव्या। बताइए। हाँ अनुष्का, 4:4:25 ये बता रहे हैं। अनुष्का चलो बता देना कितने में फुल, ठीक है। चलो तो पहला आंसर आ गया है अनुष्का के द्वारा, दैट इज 4:25। लिखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 और काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ v1 स्क्वायर और हाफ m v2 स्क्वायर। 1 का भी लिख लिया, 2 का लिख लिया, डिवाइड कर दिया। kv1 की ये वैल्यू डाल दी, kv2 की ये वैल्यू डाल दी और ये कट गया। बोलो v1 कितना है? 2v और v2 कितना है? 5v। तो इट इज 4v स्क्वायर और अपॉन 25v स्क्वायर, तो ये भी कट गया। तो रेशो क्या आ गया? 5:25। अगला क्वेश्चन देखो, 4:25। If the velocity of a body is made, if the velocity of a body is made 4 times its initial value, 4 times its initial value, then by what factor does its kinetic energy change? Then by what factor does its kinetic energy change? आंसर निकालो। If the velocity of a body is made 4 times of its initial value, by what factor does its kinetic energy change? बताइए। है कोई नहीं? चलिए। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होगी? हाफ mv स्क्वायर। और बोलो इफ न्यू वेलोसिटी कितनी हो जाए? इट इज 4v। 4 गुना बढ़ा दी गई कि नहीं? तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो गई? हाफ
ये इनिशियल वेलोसिटी थी, अब मास तो m ही रहा, लेकिन वेलोसिटी कितनी हो गई, ये इतनी हो गई। तो इसका मतलब है हाफ m और 16v², इट इज हाफ m v² इंटू 16। सो के ई फाइनल, तो के ई फाइनल को क्या लिखोगे बताइए, हाफ एम वी स्क्वायर को क्या लिख दोगे, यहाँ देखो जरा, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, दैट इज के ई इनिशियल इंटू 16। सो बाई हाउ विच फैक्टर, बाई ए मल्टीपल ऑफ 16 टाइम्स। कितना चेंज हो जाएगी बताइए, वैसे 16 टाइम्स हो जाएगी ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। और अगर आपसे कोई पूछे कितना चेंज होगी, तो दैट इज इट चेंजेस बाय 15 टाइम्स, क्योंकि 16 के ई और माइनस के ई। अभी कितनी हो गई बताओ, अभी हो गई है 16 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, और पहले कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, तो बढ़ी कितना ये बताओ, ये अभी की है ना, अभी कितनी बताओ, के ई फाइनल, और इनिशियल कितनी थी बताइए, ये इतनी थी और अभी इतनी हो गई, क्योंकि 4 भी हो गया ना। हाफ एम वी स्क्वायर को अगर कॉमन ले तो अंदर में मौजूद क्या आ जाएगा, छोटे छोटे आंसर नहीं दे पाते बताओ, ऐसे कॉमन नहीं ले पा रहे हैं, कॉमन तो लो कम से कम। तो इस तरीके से बोलो, इसमें तुम कॉमन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, आगे बैठा करो, वहां हो सकता है तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता हो। तो हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 15, यानी वो अगर तुम्हारे पास 1 रुपए है और 16 रुपए हो गया, तो चेंज इन मनी कितना आया, 15 गुना। अभी का तो 16 गुना हो गया, लेकिन चेंज कितने का आया, ठीक है कि नहीं। तो दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट इज 15 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक। बाय व्हाट फैक्टर इट इंक्रीजेस, तो इसके 4 ऑप्शन है, तो इसमें 16 ही लिखा जाएगा। बाय व्हाट फैक्टर इट इंक्रीजेस, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर दिया, ये आ जाएगा, सही है। अब देखो, अब की स्मार्टली उत्तर देना मौजी, उसको कॉपी पे रिजॉल्व करके देखा करो। A researcher carries a toolkit. A toolkit, ठीक है, weighing 48 न्यूटन, 48 न्यूटन के टूल किट है, ऑन अर्थ टू ए मून, तो उसका कितना वेइंग है अर्थ पर, 48 न्यूटन, और वो कहाँ गया रिसर्चर, अब वो चला गया टू मून। सो ऑन मून सरफेस द सेम टूल किट वेज 8 न्यूटन, ऑन मून सरफेस उसकी कितना हो गया, सेम टूल किट वेज 8 न्यूटन। अगर एक स्प्रिंग बैलेंस ले लिया जाए, जिसमें कि जो सब्जी वाला रखता है सब्जी देने के लिए, डिजिटल बैलेंस उसको कहते हैं, उसके ऊपर ऐसे पैन होता है और उस पर सामान रख दिया जाता है और नीचे डिजिट्स आते हैं, तो यहाँ पे जब पढ़ा अर्थ में, तो इसमें 48 न्यूटन दिखा रहा है, और वही टूल किट वहां पर पढ़ी तो कितना दिखा रहा है, मून पर 8 न्यूटन दिखा रहा है। इफ GE is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी क्वेश्चन आगे और है, इफ GE that is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और GM क्या है, 1/6 GE ऐसे दिया है। तो what happened to the rest of the weight, how much mass does the toolkit have, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। what happened to rest of the weight, तो बाकी के वेट का क्या हुआ, और दूसरी चीज पूछी गई, how much mass does the toolkit have, how much mass does the toolkit have, आप डी का आंसर दीजिए, 2.8
4.8। कुछ यूनिट के साथ बताओ। 4.8 kg, ठीक है। अब जरा देखो एक आंसर, वेट इज, ठीक है, ये आसान सी चीज थी तो इसमें कुछ नहीं। वेट क्या होता है? वेट इज द ग्रेविटेशनल पुल बाय सेलेस्टियल बॉडी टुवर्ड्स इट, यही तो होता है। सो वेट इज ग्रेविटेशनल पुल बाय कोई भी सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी कुछ भी हो सकती है, एक सैटेलाइट भी हो सकती है, एक प्लैनेट भी हो सकता है, एक स्टार भी हो सकता है। ये सब कैसी बॉडी हैं? सेलेस्टियल बॉडी, यानी आकाशीय पिंड है ये सब। सो चूंकि आकाश में रहते हैं इसलिए इसको आकाशीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। तो वो जिससे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है उस चीज को क्या कहते हैं? वेट। सो अर्थ क्या करती है? अर्थ इज हैवियर देन मून, हैवियर देन मून, 100 गुना ज्यादा भारी है। तुम लोगों को सबको पता है ये अर्थ का इतने केजी की है, और बोलो 7.2 इंटू 10⁻22 केजी। पढ़ चुके हो ना मास ऑफ मून और मास ऑफ अर्थ? इस पर एक क्वेश्चन किया है कि नहीं आपने ग्रेविटेशन में? तो कितने गुना भारी है? लगभग 85 टाइम्स प्रिसाइजली अगर देखा जाए तो ये 7.2 है तो कितने गुना भारी है? 85 टाइम्स। सो दैट इज अर्थ इज 85 टाइम्स हेवियर देन मून, सो इट एक्सर्ट्स मोर ग्रेविटेशनल पुल देन द मून। बोलो बात समझ में आ गई? बाई 85 टाइम्स। सो इसलिए इसका रीजन क्या होगा? सो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट या टूल किट इन मून इज लेसर, क्योंकि अगर तेजी से वो खींचेगा तो स्प्रिंग जितनी दबेगी, अब स्प्रिंग दबेगी नहीं, वो खींच ही नहीं रहा। जब तुम कोई चीज पैन में रखते हो ना, सब्जी वाले के पैन में, तो तुमको मालूम है उसके पैन के नीचे एक स्प्रिंग लगी होती है, और उस स्प्रिंग की वजह से इसके नीचे स्प्रिंग है। जब वो पुल होगा तो स्प्रिंग ज्यादा दबती है, और जितना ये दबती है उतना इसके डिजिट बढ़ते चले जाते हैं। तो अब अगर वो दबेगी नहीं तो डिजिट बढ़ेगा। तो वहां पर कितना था बताइए? मून पर 8 न्यूटन था। तो चूंकि अर्थ 85 टाइम्स हेवियर है, सो इट्स ग्रेविटेशनल पुल इज मोर, 6 टाइम्स मोर। कितना ज्यादा है बताओ? 6 टाइम्स मोर है। नाउ सो इट्स gravitational pull is more than moon, ठीक है? इसीलिए so weight on moon decreases। अब जरा देखो वेट ऑन अर्थ, मोहजीत आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, वेट ऑन अर्थ और वेट ऑन मून। अब इसको फिल इन द ब्लैंक्स करो, इसका रिलेशन फिल करो जरा। क्या लिखें बताइए, तेज बोलो थोड़ा सा। लेट द क्लास गेट एक्नॉलेज्ड। यहाँ क्या लिखें? थोड़ा तेज बोलो। 1 अच्छा, अर्थ पे 1/6 होगा। थोड़ा तो माइंड लगाओ। अर्थ इतना हम आपको समझा के बता रहे हैं, अर्थ पे चीज भारी होती है, अर्थ बड़ी है। मैं इसको चित्र बना के दिखाता हूं। दिस इज अर्थ और दिस इज मून। अर्थ पे किसी चीज का मास कितना होगा? 6 टाइम्स। यहाँ मून लिखा होता तब 1/6, ठीक है ना? कोई भी चीज सोच के बोलो, ऐसे नहीं है कि कुछ भी बोल दो। अभी दूसरा क्वेश्चन तुमने गलत किया, अभी आगे पूछेंगे तीसरा, ठीक है? तो दैट इज वेट ऑन अर्थ कितना होगा मून से? 6 times. तो weight on earth will be 6 times more than the moon. और weight on moon कितना होगा रोहित? 1/6 times of weight on earth. अर्थ से ये तो बात, ये तुमको पता ही था, सही है। अच्छा, वेट का फार्मूला क्या होता है? mg, तो mgn, और यहाँ क्या लिखोगे? mge। m से m कट गया तो gm कितना हुआ?
1/6 जी। ये चीज ऊपर दी ही है, दी है कि नहीं? दोनों का फार्मूला लगा दिया। अब सेकंड पार्ट करो। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है कि किसी का मास 48 न्यूटन है, तो तुम्हें अविश इतना ही बताना है कि उस ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पे ज्यादा होगा कि मून पे? मास इक्वल होगा और वेट किस पे ज्यादा होगा? अगर मून पे 8 न्यूटन है तो अर्थ पे कितना होगा? अगर मून पे 8 न्यूटन है तो 40। तुम सब चीज जानते हैं। अब आगे देखो। ठीक, यह सही सही बता रहा हर चीज। चलो तो ना, अब आगे की बात करते हैं। चलिए सो सेकंड पार्ट देखो। बी पार्ट में वेट ऑन अर्थ क्या होता है? mg ऑन अर्थ। सो इसमें वैल्यू फीड करे रोहित, वैल्यू फीड करो। 1/6। अच्छा आप प्रियांशु आप करो। The weight on Earth equals to वैल्यू फीड कराओ, हमें क्या लेना? 48 हाँ? 48 हाँ। is equals to m into 10 तो रोहित क्या करने लग गया था? That is 4.8 kg। सही है। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया? 48 दिया ही था, वेइंग तो वेट लिख देना चाहिए था। जी की वैल्यू तो इतना ही करना। चलो अगला सवाल देखिए, फोर्थ क्वेश्चन। A pulley travels 20 meter on a straight horizontal platform. Pulley travels 20 meter on a straight horizontal platform. सर हाँ, अगर मून पे वेट 8 न्यूटन है तो अर्थ पे 24 थोड़ी ना होगा। तो उसने बता दिया ना कि 6 टाइम्स है। 8 6 या 48, 48 लिखा भी तो है। 8 है तो 48 देखो, तो 48 रखा ना, उसी के बेसिस पे यहाँ पर उसने अब पुली ट्रेवल्स 20 मीटर तक चलता है, बक्सा उठा के चलता है ऐसा, यह सूट केस उठा के। तो अब बताइए, विद ए लोड ऑफ 60 kg प्लेटफॉर्म, with a load of 60 kg on his head, ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय हिम। दिव्या वर्क डन का फार्मूला लगाओ और वर्क डन निकालो। अलग तरीके का सवाल, थोड़ा इनकम्प्लीट है सवाल। A pulley travels 20 meter on a straight horizontal platform with a load of 60 kg on it. Calculate the amount of work. सर ये तो नहीं हो सकता कि हॉरिजॉन्टली फोर्स लग रहा है तो वर्क डन 0 हो सकता। और इसमें ये पूछना चाहिए अगेंस्ट ग्रेविटी है कि क्या है, कुछ लिख ही नहीं रहा, किसके अगेंस्ट है नहीं लिख रहा है। फोर्स तो हॉरिजॉन्टली लग रहा है तो वर्क डन 0। A pulley travels 20 meter on a straight horizontal platform with a load of 60 kg on his head. Calculate the amount of work done by him. थोड़ा देख लेते हैं इसको, क्योंकि ये चलो अब इसको ऐसे समझो कि ये जो पुली है ना, ये अपने सर पर बॉक्स रखे है, तो ये ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है। कैसा लगा रहा है?
दैट इज ऊपर की ओर पकड़े हैं किसी चीज को, बॉक्स को, तो ऐसे में वो अगर कहीं जाएगा भी, इस बॉक्स को लेकर के जा रहा है, तो अब ये देखो, ही इज अप्लाइंग, ये क्या कर रहा है, अप्लाइंग वर्टिकल फोर्स, अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। उसने क्या किया, अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, ये सामने तो नहीं लगा रहा है, ठीक है कि नहीं, तो अपवर्ड फोर्स लगा रहा है और डिस्प्लेस किधर हो रहा है, पुली इज अप्लाइंग अपवर्ड फोर्स हाउएवर गेटिंग डिस्प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। और जब भी फोर्स एंड द डायरेक्शन, और चलने का तो तुम पैसा दे नहीं रहे उसको अपवर्ड फोर्स लगाने का पैसा दे रहे हो, अल्टीमेटली उठाने का ही तो पैसा दिया जा रहा है, ठीक है, 20 मीटर तो कुछ होता नहीं है, तो इसलिए ही इज अप्लाइंग अपवर्ड फोर्स but getting displaced in horizontal direction, both are 90 degree to each other. So as force and displacement are perpendicular to each other, so work done is equals to, क्या हो जाएगा बताइए, this is 90 degree इनके, so as pulley is applying force in upward direction and displacement कैसा है, is horizontal, horizontal है, ठीक है, both are आपस में क्या है, F and S, force and displacement are perpendicular to each other. So work done is 0. फिर से देखो, इसी सवाल को थोड़ा और देखना है, चलिए कि अब देखो, लेडी इज मूविंग, ठीक है, अलॉन्ग विथ सूटकेस, तो वो आगे बढ़ रही है सूटकेस को लेकर के, और सूटकेस इस तरीके से है, रस्सी से बंधा हुआ है, इसके ऊपर व्हील्स लगी है, सो शी इज कैरिंग द थ्रेड एंड मूविंग अहेड, वो इसी में आगे बढ़ती चली जा रही, ठीक है। अब देखो, और उसने इस सूटकेस को कितना आगे खींच लिया है, ये आगे बढ़ता चला जाएगा, या ये कह सकते हैं कि यहाँ था, यहाँ से खींच लिया, पहले यहाँ का ही था और अब यहाँ खींच लिया। तो नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर, और उसने फोर्स कितना अप्लाई किया, जैसे उसने अप्लाई किया 10 न्यूटन, और ग्राउंड से इसका एंगल कितना है, 60 डिग्री, कितना एंगल है। अब इनके में आया, ये KV2 में भी 10 साल पहले यही क्वेश्चन आया था, तो अब आ गया तो फिर से देख ही लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, उस समय मैं PCM में पढ़ाता था, तो ऐसे में जो हमारा फार्मूला है वर्क का, वो है क्या एक्चुअली, जो आप 10th क्लास में पढ़ने वाले हो, लेकिन पूछा जा रहा है तो बता दो। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। क्या चीज होती है, कॉस थीटा। कहने का मतलब है कि कॉस की अलग अलग वैल्यू है, कॉस एक एंगल है, तो कोसाइन, जैसे साइन कॉस पढ़ते हो, कुछ आपके बड़े भाई बहन पढ़ते होंगे, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं उसको। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जैसे वहां 90 रख देंगे, तो बोलो वर्क डन यहाँ क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 90, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, कितनी होगी, और cos 1 की क्या वैल्यू होती है। cos का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो, cos कुछ नहीं है, अगर यहाँ पर एक एंगल x बन रहा है, कितना थीटा बन रहा है, चलो यहाँ थीटा लिखा, इसको क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। cos कुछ नहीं है, इट इज ओनली द रेशियो ऑफ बेस, तो बेस में क्या होगा बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये क्या लग रहा है बताओ, फोर्स लग रहा है। तो जब मैं तुमसे कहूं कि cos ऑफ थीटा
तो तुमको कह देना चाहिए S/F। क्या कह देना चाहिए? S/F, दैट इज बेस डिवाइडेड बाय फोर्स। खैर अभी हमें समझना नहीं है। और साइन थीटा कोई कहे तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ये बेस बाई हाइपोटेनियस, हमें अभी भी लेना देना नहीं, अगली क्लास में बता देंगे आपको, एक पूरा चैप्टर ये। लेकिन तुम इतना जान लो, अगर cos 90 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? अगर 60 हो तो उसकी वैल्यू हाफ, कितनी होगी? और अगर 0 हो, उधर ही खींचे तो फुल पूरा फोर्स। मान लो cos 0 हो, ये बक्सा इधर ही खींचा जाए और इधर ही फोर्स लगाया जाए, तो बोलो कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट भी इधर और फोर्स भी इधर, थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो cos 0 इज 1, तो फुल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए? cos 0 डिग्री इट इज 1 और cos 45 डिग्री इट इज 1/√2 और cos 30 डिग्री इट इज √3/2। सिर्फ तुमको रोहित 5 अलग अलग केसेस में वर्क बताना है, तो मैं आपको कुछ केसेस दे देता हूं। पहले तो आप यही मुझे बताओ यहाँ पे कितना वर्क डालना है, फिर आगे बढ़े। वैल्यू सब तुम्हारे पास है, वैल्यू सब डालो जो जो चीजें दी है सारी। ठीक है, ये तुमने सही किया। 2-3 चीज और पूछेंगे। फोर्स तुमने रख दिया 10 न्यूटन, एस कितना रखा और इसकी जगह कितने एंगल रखा बताओ? cos 60, तो 60 है तो 200 और इसको क्या लिखेंगे? हाफ। cos 60 की यहाँ से वैल्यू रखो, कितनी है? हाफ, तो दैट इज 100 न्यूटन। बोलो सही है। अब इसी में अगर मान लो ऐसा ही फोर्स लगा हो और ये यहाँ से 30 डिग्री हो और ये बॉक्स जो यहाँ से चलता हुआ आगे आ गया हो और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर, अदर डायमेंशंस आर सेम, ये 10 न्यूटन है, तो क्या आप मुझे बताएंगे नाउ व्हाट इज द फोर्स? इन्हीं को बताना है और कोई नहीं बताना। हाँ बोलो रोहित, फिर इनका पूरा हो जाएगा। 100√3 कितना? 100√3 चेक करता हूँ। एफ एस cos थीटा, तो दैट इज 10 इंटू और ये cos 30 डिग्री, सो 200 और इंटू √3/2, तो दैट इज 2 से ये कट गया। और यूनिट तो तुमने बताया नहीं, यूनिट तो बताओ। न्यूटन यहाँ गड़बड़ कर गया, अभी जूल बोल देते तो मिल जाता। वर्क डन की यूनिट ही गलत कर दे रहे हो। चलो कोई बात नहीं, सही है। तो यूनिट क्या होती है बताओ? वर्क डन की यूनिट कितनी होती है? देखो यही यहाँ भी तुम्ही ने न्यूटन बोला था क्या? बोले तो सही है। तो वर्क डन किसमें होता है? इट इज इन जूल, सही है। चलो अब मान लो एक ऐसा सवाल है, ओके अगर इधर ही खींचा जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है 10 न्यूटन और ये बॉक्स खिंचते खिंचते इधर ही चला गया और कितना डिस्प्लेस हो गया? 20 मीटर। तो ऐसे में रोहित क्या वर्क डन होगा? 200 दैट इज W इज इक्वल टू Fs cos 0 डिग्री, तो 10 इंटू 20 इंटू cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो दैट इज इक्वल टू 200 जूल। अब तुमको 3 वैल्यू बतानी है, एक cos 90 की, एक cos 0 की, एक cos 60 की। बता देगा। cos 90 की 0 cos 60 की 1/2 cos 0 की 1/2। करेक्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब कोई भी वैल्यू होगी तो तुम रख लोगे ना। अगला सवाल देखिए। सो कैलकुलेट
ये सभी को बताना है। कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट प्रेशर exerted by a block on earth, exerted by a block on earth of mass 5 kg, 5 kg का है, दोनों एक साथ बताना। लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एंड डायमेंशन 20 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। चलो जी किशा बताओ, अभी तुमने एक ये आंसर तुमको देना है, और लोग भी देंगे, आप भी देंगे। फुल किसी में मसला कितने? बक्से को अलग अलग तरीके से रखो जमीन पे, और उससे दो प्रेशर आ जाएंगे। जो सबसे कम एरिया जमीन के कांटेक्ट में होगा तो हाईएस्ट प्रेशर, और सबसे ज्यादा एरिया जमीन पे होगा तो लोवेस्ट प्रेशर। प्रेशर फोर्स थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन मीटर बदल लेना, सेंटीमीटर में न रख देना। कहने का मतलब है, एक बार बक्से को ऐसे रखो कि नीचे सबसे ज्यादा एरिया रहे, तो ऐसे में नीचे कौन कौन सी चीज रहेगी? 20 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर रखिए, और इस पर वेट निकाल लेना, और प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। और एक बार ऐसा रखो कि नीचे की ओर कम रहे, ऐसे, तो ऐसे में नीचे 8 रख लो और 5 सेंटीमीटर, और तब भी इसका वेट निकाल लो। वेट तो खुद ही निकालना पड़ेगा ना, वेट ही फोर्स का काम करेगा। 5 kg का ही है। संजना, इस केस में ज्यादा प्रेशर रहेगा कि इस केस में? इसमें, सही। तो इसमें ग्रेटेस्ट निकाल लो, इसमें लीस्ट, और आंसर बता दो बस इतना ही। मास से वेट निकाल लो, और इन डायमेंशंस को मीटर बदलते हुए एरिया निकाल लो। अच्छा सवाल है जो कर लें। मास है, मास से वेट निकाल लो, वेट ही तो थ्रस्ट हो जाएगा, वेट ही फोर्स है, और इनसे एरिया निकाल लो, लेंथ इनटू जो भी है वेट। आप जो रखेंगे हमें बता देना, उसके हिसाब से सही होगा। तो 9.80 रखा जाता है, 10 तो नहीं रखा जाता। हाँ। न्यूटन क्यों बोल रहे हो? प्रेशर पूछो। पास्कल बोलो। हाँ 80 एंड 8 लोडिंग की तरफ से आया। थ्रस्ट की जगह वेट रख देना, और वेट को क्या कहते हैं? वेट का फार्मूला सबको पता है, और एरिया L इंटू वी, वेट को mg रख देना। अब देखो मैंने बहुत कुछ बता दिया, एक फार्मूला लगाना, कन्वर्जन खुद करना है और डिवीजन खुद करना है। कुछ भी आंसर बताओ दिव्यांश, आंसर कुछ बताओ आप अपनी तरफ से। कुछ भी कर तो रहे हो तो बताओ जो भी आएगा। वेट को mg रख दिया और L इंटू वी, जो एरिया इन कांटेक्ट है। हाँ? पहले वाले में 30 और 80 नीचे रखोगे तभी बड़ा एरिया होगा। 5 पे आना, ज्यादा से ज्यादा करोगे तो मिनिमम प्रेशर, ज्यादा एरिया तो मिनिमम प्रेशर, कम एरिया तो मैक्सिमम प्रेशर।
बताओ प्रभात। हाईएस्ट है 12.5 और लोएस्ट है 3.06 पास्कल। 12.5 पास्कल और 3. 12.25 और लीस्ट है 3.06 पास्कल। और कोई किसी की तरफ से है कि बड़े आ रहा है तो बताओ, नहीं तो बढ़ूंगा। 12.5 पास्कल और 3.11 पास्कल। 12.5 पास्कल 3.11 पास्कल। चलो देखते हैं है और किसी का आ रहा है। अच्छा तो 1.25 पास्कल हाँ 1.25 पास्कल और 0.312 पास्कल। दैट इज प्रभात। अब देखो इनमें से किसका सही आंसर होता है। तो इफ मोर एरिया ऑफ कांटेक्ट, एरिया बढ़ा दो ज्यादा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। और कम एरिया ऑफ कांटेक्ट तो प्रेशर ज्यादा। बोलो बात सही है। डिनोमिनेटर बढ़ाते चले जाओ तो चीज कम हो जाती। सो इफ मोर एरिया ऑफ कांटेक्ट then pressure is less. If less area of contact then pressure is more. So पहले less वाला निकालो, least pressure। तो least pressure का केस A है, so that is A, least pressure। तो क्या हो जाएगा, यही फार्मूला लगाओ। तो थ्रस्ट F अपॉन ए, P का फार्मूला क्या होता है F अपॉन ए, और F की जगह क्या रख दो, स्मॉल w जिसे वेट कहते हैं, A को L इंटू बी लिख दो, इसको mg लिख दो, L इंटू बी। तो L इंटू बी की वैल्यू जिगिशा प्लेस करो। 8 into 5 बता ही नहीं रही दीपिका, आप करो। 0.02 into 0. आप बताओ प्रभात। 28. ठीक है अभिष आप बताओ। हाँ अनुष्का। 0.08 into 0.05 0.05 क्या है, लीस्ट की बात कर रहा हूँ तो ग्रेटेस्ट एरिया ऑफ कांटेक्ट। 0.2 into 0.08। दैट इज लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो 20 बाई 100 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर बदलना है। अगर आपको ऐसे ठीक नहीं लगता है तो 20 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर बाई 100 सेंटीमीटर ये भी लिख सकते हो। तो उससे क्या होगा, ये दोनों एक ही चीज है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया 0.2 मीटर, फिर कभी गलती नहीं होगा। ब्रेथ कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर 0.08 मीटर। बोलो बात समझ आ गई। और हाइट कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर 0.05 मीटर। तो ये वैल्यू रखें 0. वहां से देखो 2 मीटर और इंटू कितना हो जाएगा 0.08 मीटर। और आगे बढ़े, मास की भी वैल्यू रखो 5 kg और g कितना रख दें 9.8 मीटर पर सेकंड। until unless stated always take the value of gravitational acceleration is 9.8 मीटर पर सेकंड। जब तक कहा ना जाए तब तक यही लेनी, कहीं जाए तो 10 ले लेना, नहीं कहीं जाते ये ले लेना। अब g इसका मल्टीप्लाई करो प्रियांशु। 44 point अरे इनका करो 0.016 सही है 0.016 मीटर स्क्वायर। ऊपर का तो करना पड़ेगा, ऐसे वर्बली नहीं हो पाएगा। 9.8 इंटू 5 कितना
49, तो 49.0 है और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 0.016 मीटर स्क्वायर। देख लो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहा जाता है, क्योंकि mg से तो न्यूटन बन जाता है ना, mg से तो वेट है, तो ऊपर इसको लिख दो न्यूटन और इसको नीचे क्या लिख दो मीटर स्क्वायर, और 49 के आगे 3 जीरो लगाओ और नीचे कितना हो जाएगा 16। अब हम देखेंगे इनमें से किसका आंसर सही, जिसका आंसर सही उसको पेन मिल जाएगा। तो अब 16 से डिवाइड करो, 49000 सही है। आपको बता सकते हैं क्या? अब तो आधा निकल ही गया। 16 से करो तो 16 से कितना होगा बताओ, 48, तो कितना बच गया 10। हाँ तृप्ति, अब तुम इस डिवीजन को ही बता दो, अब क्या करो। पॉइंट, ये सही है, आप बताओ। हाँ। 70 बोलो, बता ही नहीं रहे। दीपिका आप बताओ। हाँ रोहित, सर एक और जीरो, है एक और जीरो। एक और जीरो लगा दो, और फिर अब क्या करें, एक और जीरो लगा दिया, 696 सही है। अब कितना हो गया, देखो ये लिखा, फिर ये लिखा, और फिर ये जीरो आया, और ये जीरो आ गया। तुम बताते क्यों नहीं हो, तुमसे कुछ ही पूछा था, कुछ 7 एम बताना, जीरो नहीं बता रहे, 7 बताने लग गए। 7 से क्या लेना देना है, ठीक है। और देखो 16 2 जा 32, फिर कितना हो गया, अब डेसिमल लगेगा। ये ढेरों जीरो पढ़े, डेसिमल की क्या जरूरत है। दैट इज, यही आया होगा तुम्हारा। सो 3062.5। अब इसको लिख लो पास्कल। बोलो बात समझ में आ गई। अब हम निकालेंगे बी पार्ट। बी पार्ट है हाईएस्ट प्रेशर, इस पर इनाम है, इसको करो। हाईएस्ट प्रेशर निकालो, लीस्ट किसी का नहीं है। हाईएस्ट बताओ जिसका है, हाईएस्ट बताइए। लीस्ट निकाल लिया, हाईएस्ट बताओ। ये रख लो पेपर, देख गए फिजिक्स वाला के पेपर में देख। 1225 पास कर। और जो हाईएस्ट निकाल रहे हो तुम्हारे लिस्ट से भी कम, जादू नहीं चलेगा। लिस्ट तो निकाल ले। 12 पॉइंट, चलो कोई बात नहीं, अब आरिश ने भी बताया तो इनका भी नाम आएगा। 12.2 पास्कल। दीपिका, ये अपने आप ही कितनी बड़ी बात है, लीस्ट इतना ज्यादा और हाईएस्ट कितना कम। देखो ये प्रतिभा है, ये इन्हीं को तो हंट करने के लिए फिजिक्स वाला बुला रहा, इसको हंट करना चाहता। 122, ऐसे हाईएस्ट उससे बड़ा आना चाहिए। ऐसे कैसे कर रही हो, और कोई बताओ। 12,250 पास्कल। मोहजीत दिखाओ कॉपी में कैसे किया, दिखाओ। चलो अब आगे देखें। सो हाईएस्ट प्रेशर के लिए द बेस शुड बी मिनिमम एरिया, तो हमने ऊपर लिख दिया है। सो दैट इज प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया mg। मोहजीत का आंसर सही है। आगे देखो कैसे निकाला वो मैं बताता हूँ। mg बाई l इंटू बी, तो कितना kg है 5 kg। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना है, एल और बी की वैल्यू रखो दिव्या।
0. कितना 2 तो कहीं है ही नहीं, तुम कहाँ 2 है? अपने मन से ही रखे जा रही क्या? आप बोलो अभिनव। 0.08 into 0.05. कम से कम जो बेसिक एथिक्स है सवाल का वो तो समझो। अब ऐसे कहीं भी कुछ भी रख दो, इसका मतलब तुम सवाल ही पकड़ नहीं पा रही हो। सवाल तो पकड़े रहो हाथ में, तब तो कुछ सीख पाओगी। सही है ना? बेस कम होगा तभी तो एरिया ज्यादा होगा। ऊपर कितना आ गया? 49 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे कितना आ गया? 0.40 मीटर. बोलो। क्योंकि 4 जीरो आएंगे तो 0.004 मीटर स्क्वायर। 4 जीरो हो तो आंसर ही आया 0.0040। तो एक जीरो ड्रॉप कर दिया, आंसर ये है 0040। क्योंकि 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके 4 जीरो हुए, लेकिन एक जीरो हटा ही दिया तो 3 जीरो है। इसको हटा भी देंगे, कोई फर्क है क्या? अच्छा अब बताओ क्या करें, डेसिमल ऊपर ले जाओ तो 49000 और डिवाइड बाई 4, इसको लिखो न्यूटन और इसको लिखो मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर क्या होता है? पास्कल। 4 से डिवाइड करिए, 49000, 4 1 is 4, 4 2 जा 8, उसके बाद 1 बचा तो 10, तो 4 2 जा 8, फिर 2 बच गया तो 0 रखो, 4 5 या 20 और फिर एक 0, तो मोहजीत का आंसर सही पाया गया। चलो, सो इट इज 12250 पास्कल। अगला सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेस्टोरलिस्ट मूवमेंट पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि साइंस और मैथ के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। एक चैप्टर कर लेंगे पेस्टोरलिस्ट का, फिर सभी मैथ साइंस की तैयारी में लग जाएंगे। पोवर्टी ठीक है, वो भी करा देंगे। सर साउंड भी है। हैं? हाँ, साउंड पहले कर। साउंड साउंड किसी किसी में आ रहा है। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन देखो। A toy floats in 3 liquids. A toy floats in 3 liquids. It stays 5%, 15% और 20% above liquid। ठीक है, with density d1 d2 and d3, with density d1 d2 d3 respectively। क्या तुम्हें इस बात की जानकारी है कि जब तुम किसी ग्लास में बर्फ डालते हो तो जो बर्फ है वो उसमें डूबी हुई तैरती है? ये बात मालूम है तुम लोग? क्या उमेश तुमको ये भी मालूम है कि 8/9 पार्ट पानी के अंदर रहता है और 1/9 पार्ट बाहर रहता है? बोलो। ये देखो जानकारी। इसका मतलब है कि जो आइस होती है वो वाटर में सबमर्ज हुई तैरती है, उसका 8/9 हिस्सा कहाँ रहता है? पानी के अंदर, और कितना हिस्सा बाहर रहता है? 1/9। अब लेकिन इस केस में 5% ही हिस्सा, मान लीजिए एक टम्बलर में 3 चीज डुबोई गई तो एक का 5% हिस्सा बाहर है और दूसरे का कितना है बताओ? 15% बाहर है और तीसरे का कितना है? 20% बाहर है। तो अब तुमको बताना है कि इसका 5% आउट है। देखो, इट स्टेट 5% अबव लिक्विड और इसका कितना सेम लिक्विड है? 15% और इसका है 20%। और इनकी डेंसिटी क्या है? d1 d2 d3। तो प्रियांश इसमें ये तुमको बताना, दिव्यांश ये बताइए कि इसमें किसकी डेंसिटी ज्यादा है?
है D3 की सबसे ज्यादा है, और सबसे कम किसकी, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। ये करेक्ट है, आप भी बोलो प्रियांश। सबसे ज्यादा किसकी डेंसिटी और सबसे कम? D1 की क्या है? सबसे ज्यादा। ये बिल्कुल सही है। ये कह रहे हैं जो जब ज्यादा ऊपर उठा होता है ना वो बहुत डेंस है। ऐसा कभी होता है? जो हल्का है वो ज्यादा तैरता है, और जो भारी होता है तो डूब ही जाता है। तो उसके ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? विच इज डेंसर? कौन सा डेंसर हुआ बताओ? D1 इज डेंसर, और फिर उसके बाद D2 और D3। तुम जानबूझ के गलत आंसर देते हो ना कि जिससे पकड़े ना जाओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि 700 ग्राम गोल्ड क्यूब, हाँ बियॉन्से का फॉर्मूला क्या होता इसका है? बियॉन्सी में अगर आप देखेंगे कि द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सम सब्सटेंस इज इक्वल्स टू इट्स वेट। बियॉन्सी में क्या है कि अब अगर ये तैर रही है तो इसने जितना पानी हटाया, अगर ये बैलून पानी में तैर रहा है तो ये बैलून कुछ पानी हटा के ही तैरेगा। मान लो अगर इसने पानी 2 ग्राम हटाया, कितना पानी हटाया होगा बताओ? 2 ग्राम। तो यही इसका वेट है। तो दैट इज जितना हटाया उसका मास 2 ग्राम हटाया, तो वाटर की डेंसिटी कैसे मल्टीप्लाई करो? 2 ग्राम इंटू डेंसिटी ऑफ, किसकी डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ वाटर। इतना अपवर्ड फोर्स लगेगा, इसको क्या कहेंगे? बियॉन्ड फोर्स। बोलो बात समझ में आई? बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। दैट इज मास इनटू डेंसिटी। ये चीज है, अमाउंट ऑफ मास हो गया। तो अब जरा देखो, तो इससे क्या आ जाएगा? अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही अपवर्ड फोर्स है, ठीक है। तो इससे यानी हमने क्या किया कि अमाउंट ऑफ, देखो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो सबसे पहले तुम्हें आपको क्या करना है? पहले हमने मास निकाल लिया इसका, और जितना अब डेंसिटी की यानी हमने कर दिया 2 ग्राम पानी हट गया, तो 2 ग्राम में अब किसका मल्टीप्लाई करो? 9.8। पानी को तुम तोड़ लो, पानी का ये तो वॉल्यूम से डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके तुम तोड़ लो। पानी आ गया तो m इंटू जी करो। इस क्या करो? m इंटू जी। लेकिन ये ग्राम में है, ग्राम तो चलेगा नहीं, तो ग्राम को किस में बदलना पड़ेगा? केजी में। तब इसके ऊपर ग्रेविटेशनल अपवर्ड फोर्स आएगा। तो इस केस में जो ये बैलून तैर रहा है, तुम्हें आगे से बताना है कि इसमें बियॉन्ड फोर्स ज्यादा है कि बैलून का वेट ज्यादा है। 2 अलग अलग चीजें हैं। यानी एक पे तैर रहा है तो इस पे अपवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है बताओ? तो अपवर्ड फोर्स बियॉन्ड फोर्स लग रहा है, और उसी पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, वो कौन सा लग रहा है? यानी वेट ऑफ बैलून। किसका वेट? तो अब एक केस ये बता दिया, एक केस ये भी देखो, इसमें एक कोई हैवी मेटल का क्यूब डूब चुका है। तो इस केस में और इस केस में तुमको ये बताना है कि यहाँ ज्यादा कौन है? बियॉन्ड फोर्स ज्यादा है और वेट कम। अगर बियॉन्ड फोर्स ज्यादा है तो बैलून उड़ जाए हवा में। उड़ क्यों नहीं जाता? कोई ज्यादा नहीं है। जब कोई चीज कहीं है तो इट इज अंडर बैलेंस्ड फोर्स। ये कहीं अगर बियॉन्ड फोर्स कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता, नहीं तो पानी में चीज तुम रखोगे वो हवा में ही उड़ने लगेगी, कहेगी मैं तो ज्यादा हूं। जा रही क्या? जब एक फोर्स ज्यादा होता है तो फिर वो उसी डायरेक्शन में उसको ले जाता है। यही तो अनबैलेंस्ड फोर्स का है। सो इट इज अंडर बैलेंस्ड फोर्स। मतलब क्या हुआ? बोथ आर इक्वल। उसने जितना पानी हटा दिया, जितना उसका वेट था उतना पानी हटा दिया, उतना बियॉन्ड फोर्स लग गया, उतना उसका वेट है। तो दोनों ने एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लिया। अच्छा, इस केस में क्या है? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन द बियॉन्ड फोर्स। बियॉन्ड फोर्स इस पे लग रहा है। तुम पानी में क्यों डूब जाते हो? क्योंकि तुम्हारा वेट ज्यादा है बियॉन्ड फोर्स से। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या होगा? पानी में डूब जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो तुमको डेंसिटी का मतलब समझ में आ गया कि नहीं? अब बियॉन्ड फोर्स इज व्हाट, मैं उसको लिख के दिखा देता हूं। द बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय लिक्विड होगा। द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, उसका जितना भी वेट होता हो, मास निकाल लो, जी से मल्टीप्लाई करो। सही है? तो इस चीज को लिखो। अब देखो, बियॉन्ड फोर्स किसके इक्वल होता है?
इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। अब जरा कुछ क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं, देख लो। जो आयरन की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ आयरन, इट इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ मर्करी, मर्करी ना लो आप, गोल्ड ले लो, इट इज 19.8 ग्राम पर सेंटीमीटर। और मैंने एक बर्तन में एक आयरन का क्यूब डाल दिया, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल वॉल्यूम है, ऐसे डाल दिया। अभी धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो ये बताओ कि मैंने इसमें एक बर्तन रख दिया और इसमें जो भरा हुआ लिक्विड, ये तो नीचे जा ही रहा है, तो इसमें से लिक्विड गिर गया इसमें और मैंने इकट्ठा कर लिया ये पूरा लिक्विड, और एक में गोल्ड डाल दिया। अच्छा, दोनों का बिल्कुल एक जैसा वॉल्यूम ही है, जितना गोल्ड है उतना ही आयरन, वो भी नीचे जा रहा है, और इसमें भी पानी इससे बहने लग गया, ऐसा हुआ। ये गोल्ड है जो नीचे जा रहा है, और ये क्या है, और दोनों का ही एक जैसा वॉल्यूम है। तुमको सिर्फ आरिश ये बताना है, मान लीजिए से वन इज गोल्ड और वन इज आयरन। एक ऐसा ले लो, वैसे ये ब्रास है लेकिन आप इसे मान लो कि ये गोल्ड है, ऐसा समझो कि एक गोल्ड है और एक क्या है, आयरन। दोनों को पानी में डाला, तुम्हें ये बताना है कि किसमें ज्यादा बियॉन्ड फोर्स हो। गोल्ड, जिगिशा, सिर्फ आंसर इतना ही देना है। कैसे, रीजन के साथ बताओ। हाँ यही बात। अब ये तो नहीं कहेगा गोल्ड कि तुम लोग पानी हटो, दूर हो जाओ, मैं गोल्ड आ रहा हूँ, हटो हवा आने दो, ऐसा बोलेगा क्या? अब जब दोनों का वॉल्यूम ही सेम है, दोनों भारी हैं, दोनों एक जैसे, तो पानी में डूबेंगे तो अपने वॉल्यूम के बराबर ही चीज तो हटाएंगे। सो बोथ विल डिस्प्लेस सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अगर ये 2 ग्राम हटा रहा है आयरन, तो वो भी कितना हटाएगा? नहीं तो कहो तो आपको उसमें डाल के किसी टम्बलर में डाल के दिखा दो तो नहीं हटता है, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम ही सेम है, दोनों भारी है पानी से। सो एज बोथ डिस्प्लेस सेम अमाउंट ऑफ वाटर, तो उसी मास में जब तुम मास इनटू जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई करोगे, वही तो अपवर्ड फोर्स होगा। सो इन बोथ केस अपवर्ड फोर्स विल बी सेम। सही है? तो डाउनवर्ड फोर्स किसका ज्यादा होगा आरिशा? अपवर्ड फोर्स तो सेम हो गया। हाँ बोलो मुझे। हाँ, क्योंकि उसका वेट ज्यादा है, वो भारी है, तो अल्टीमेटली दोनों में से कुछ कुछ न्यूटन कट जाएंगे अपवर्ड फोर्स, लेकिन फिर भी वेट जिसका ज्यादा है, तो वो चीज तो वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो वो डाउनवर्ड फोर्स किस में ज्यादा होगा? कौन जल्दी नीचे पहुंचेगा? गोल्ड। तो ये बात समझ में आई? अगला सवाल देखिए। तो 700 ग्राम सॉलिड क्यूब, 7th क्वेश्चन देखो, 700 ग्राम solid cube having edge of 10 centimeter of 10 centimeter, ये क्या कर रहा है? floats in water। ये है, तो आपको ये बताना है what volume of cube is outside the water। of cube is, इसको मैं कराता हूं, चलो। Now पहले तो इसकी डेंसिटी निकालो। अच्छा, वाटर की डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितनी होती है बताओ? वाटर की डेंसिटी मालूम है कुछ कितनी है? मतलब मेरे कहने का मतलब है, ऐसा कोई चीज हो,
ये देखो, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है। कितना? 1 सेंटीमीटर क्यूब के सब क्यूब्स रखे हैं। तो अब अगर मैं ये खाली होता है, इसमें पानी भर दूं तो कितना पानी आएगा? मान लो ये वेसल है, तो कितना पानी आएगा इसमें? 1 ग्राम आएगा। और इसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर, डेप्थ भी 1 सेंटीमीटर और ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ? इसका वॉल्यूम बताओ, बोलो भाई। आप क्यूब का वॉल्यूम तो जानते हो ना, साइड इंटू साइड इंटू साइड, और हर चीज 1 सेंटीमीटर है, तो इस क्यूब का कितना वॉल्यूम हुआ? बोलो 1 सेंटीमीटर क्यूब। वैसे पानी अगर भरते हैं तो कितना पानी आएगा? बोलो सेंटीमीटर में कैसे पानी आ जाएगा? वजन में तुम किसी से कहते हो 1 सेंटीमीटर आलू दे दो जब खरीदने जाते हो, सेंटीमीटर है, या 1 सेकंड आलू दे दो, क्या टाइम वाली यूनिट में आलू खरीदते हो? वो लंबाई में नाप के देगा क्या? हमें वजन करना है, तो कितना पानी आएगा? 1 ग्राम पानी आएगा। तो अब वाटर की डेंसिटी देखिए, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा? डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अभी आपने बताया कि 1 ग्राम पानी आएगा, और कितने में आएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसका डेंसिटी कितना होगा? बोलो, इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं इसकी डेंसिटी। क्या अभिनव तुम इसकी डेंसिटी बताओगे? यस बताओ। 700 ग्राम अपॉन 10 सेंटीमीटर क्यूब। बताते नहीं हो? सॉरी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, अब सही बता दिया। तो यानी इसका वॉल्यूम निकालो। इसकी साइड कितनी है? सही है। तो इसका मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, और इसका वजन कितना? 700 ग्राम। तो इसकी भी डेंसिटी निकालना है। सो दैट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितनी हुई? इट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम। तो मास को तो लिख लो, कितना होगा? 700 ग्राम है, ग्राम में ही निकालेंगे। और सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि साइड का क्यूब होता है। क्यूब का कितना, क्या फार्मूला होता है? वॉल्यूम का। तो इट इज 700 ग्राम और डिवाइडेड बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, और 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये चीज हल्की है, इसकी डेंसिटी कम है, इसलिए डूब तो सकती नहीं है और ये तैरेगी। चलो, so its density is lesser than water, so it will partially submerged। पूरी तरीके से नहीं डूबेगी। कैसी डूबेगी? partially submerged and float। इतनी बात तो समझ में आ गई। अच्छा, इसका वेट कितना होगा? इसका वेट, पहली बात, कोई भी चीज है अगर वो हल्की है तो वो अपने वजन के बराबर ही पानी हटाएगी, क्योंकि उसी में जी का मल्टीप्लाई होगा। जरा देखो, इसको तुमने पानी में डाल दिया, ये देखो, सही है। तो अगर कोई चीज, ये तो पूरी नहीं डूबेगी, क्योंकि अब इसका थोड़ा वजन है, हल्की, जैसे प्लास्टिक को भी डूबो तो थोड़ा डूब के रहती है कि नहीं रहती है। तो अल्टीमेटली इस पर नीचे की ओर कितना वेट लग रहा है? इसको तो तैरना है, और तैरना है तो क्या ये अंडर बैलेंस फोर्स रहेगी? बैलेंस फोर्स का मतलब है ना तो ये ऊपर चली जाएगी ना डूब सकती है, कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह आके रुक जाएगी और तैरती रहेगी। ऐसा होता है कि नहीं कुछ चीजों के साथ? पानी में डाल दो तो बताओ इस पर डाउनवर्ड वेट में कितना लग रहा है? बताओ। आज का पहला क्वेश्चन तुमसे पूछा है, अभी आगे पीछे वालों ने सबसे पूछ लिया। तुमसे पहला सवाल तो बता दो। वेट का फार्मूला नहीं बता रहे लोग। नवदीप आप बताओ। करेक्ट। देखो, स्मार्टर गाय ऑलवेज टेल्स फास्टर। तो ना जिसने बता दिया कि 0.7 इंटू जी, ये होती है चीज। उसने तुरंत उसको स्मार्टली केजी में बदला और जी से मल्टीप्लाई करके मन ही मन में रिप्लाई दे दिया। तो आप देखिए 0.7 kg हुआ
केजी में बदल लिया कि नहीं? वेट कैसे निकालते हो? केजी में बदल लिया। और बोलो इसमें जी कितना हो गया? तुम्हारी आसानी के लिए मैं ज्यादा लेना देना नहीं, बस 10 ले लो, सही है? 10 दोनों में 10 ले लेंगे, मैं उससे क्या लेना देना, जितना डूबना होगा जितना तैरना होगा तैर जाएगा। यानी इसका मतलब इस पे वेट कितना लग रहा है? 770 है तो 7 न्यूटन का नीचे वेट लग रहा है। ऊपर कितना लगना चाहिए अगर इसे तैरना? 7 न्यूटन ही लगना चाहिए, क्योंकि इसे तो तैरना है ना, हल्का है तो तैरेगा। तो बियॉन्ड फोर्स कितना हुआ बोलो? उसे भी कितना लगना चाहिए? 7 न्यूटन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? चलिए अब इतनी बात हो गई। और बियॉन्ड फोर्स किसके इक्वल होता है? द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस मल्टीप्लाइड बाई जी। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? तो बियॉन्ड फोर्स किसके इक्वल होता है? अभी देखो थोड़ी देर पहले मोहजीद ने आरिश से पूछा था, बियॉन्ड फोर्स का फार्मूला पूछा था, क्या होता है? मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस, चूंकि वाटर है, और मल्टीप्लाइड बाई जी। तो जितना पानी हटा है वो पानी कहेगा कि तुम हमारी जगह कैसे आ गए, वो फोर्स से कहेगा चलो हमारी जगह से निकलो, अब पूरी ताकत से अपनी जगह वापस पानी चाहेगा। बियॉन्ड फोर्स क्या है? अल्टीमेटली इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स टू किक यू आउट। क्यों तुम मेरी जगह आ गए, हमको क्यों डिस्प्लेस कर दिया? तभी तो अपनी जगह आना चाहता है कि नहीं? तो एक अपवर्ड फोर्स है, बाकी क्या उसके ऊपर साइंस है, फिजिक्स है, वो अगली क्लास में आप जानोगे, लेकिन इतना ही जान लो, पानी अपनी जगह आना चाहता है। बियॉन्ड फोर्स किसके इक्वल है बताओ? फार्मूला जान लो, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू जी। देखो अब इस दो चीज समझो, वेट क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी। बियॉन्ड फोर्स क्या है? इसने कुछ पानी हटाया होगा, वो पानी गिरा लो, वो पानी कहीं गिरा होगा उसको इकट्ठा कर लो, तो वो पानी जो भी होगा, तो व्हाट इज बियॉन्ड फोर्स? कितना फोर्स लग रहा है, जितना पानी इकट्ठा हुआ। मास ऑफ वाटर mg ही होता है, फोर्स कोई भी चीज क्या होगी, तो वो मास ऑफ वाटर इनटू जी। और वेट क्या है? दैट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी। बोलो सही है कि नहीं? चलो तो अब इसकी वैल्यू कितना रखोगे? ये 7 न्यूटन सही है। अब मुझे बताओ कि 7 न्यूटन हो गया और मास हमें नहीं पता कि कितना है, तो मास लिख लो, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ, और जी की वैल्यू 10 रख लो। बोलो मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा? इट इज 7/10, तो कितना आ जाएगा? 7 kg मास ऑफ वाटर। यहां तक बात समझ में आ गई? मैं बेसिकली समझा रहा हूं, अब इसके बाद मैं तुम्हें सीधा फार्मूला दे दूंगा, एक लाइन में ही तुम निकाल दोगे कितना परसेंटेज, लेकिन चीजें समझो बेसिक में होती क्या है। इतनी तुम्हें बात समझ में आ गई? अच्छा बताओ 700 ग्राम वाटर कितनी जगह लेता है? अब ये बात आ गई, इतना तो पानी डिस्प्लेस हुआ, तो उसका वॉल्यूम निकालो, फिर फ्रैक्शन में आ जाए, चेक करो। चलो तो फार्मूला क्या होता है मास का, जरा यहाँ बताओ, मास ऑफ वाटर। तो मास क्या होता है? दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। या डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसमें सब चीज रखो, तुमको ये निकालना है कि ये वॉल्यूम कितना है, इतना वाटर का वॉल्यूम कितना है, यही तो 700 ग्राम है इतना पानी। तो बताइए डेंसिटी वाटर की तुमने क्या निकाली? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास कितना आया? अगर चीज हल्की है तो अपने वजन के बराबर ही पानी हटाए। 2 ग्राम का बैलून 2 ग्राम पानी हटाएगा, और जो भारी है तो अपने वॉल्यूम के बराबर हटाएगी। गोल्ड और आयरन में तुम देख चुके हो, दोनों ने किसके बराबर पानी हटाया? वॉल्यूम के बराबर। और बैलून ने किसके बराबर हटाया? वजन। इफ ऑब्जेक्ट इज लाइटर और लेस डेंसर देन वाटर, इट विल डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स मास। ये शुरू में ही पता होना चाहिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं तुमको समझा रहा हूँ। पहले डेंसिटी बताई, इसे बहाने से मैं आपको वाटर की डेंसिटी बता रहा हूँ, क्योंकि शायद ना पता हो किसी को, तो फिर से एक बार याद हो जाए। समझ आ गई बात कि नहीं? अगर हल्की है, ये दोनों सेंटेंस बोल के दिखाओ जो अभी मैंने बोला। इफ ऑब्जेक्ट इज लाइटर देन लिक्विड, देन what is the water displaced by it, and if it is denser than liquid, then what is the water displaced by? बताओ। It is lighter than the water displaced by it is more or less की क्या बात कर रही हो? सही चीज बोलो, आप बोलो। अगर हल्की है कोई चीज तो कितना पानी हटाएगी, और भारी है तो कितना हटाएगी? इक्वल टू इट्स मास। अगर कब क्या है?
If lighter, और अगर भारी है if heavier, equal to its mass. तो मतलब मास तो गोल्ड का ज्यादा था, तो गोल्ड ने हटाया अपने मास के बराबर, क्या हवा हवा को आने दिया चारों तरफ? Volume. वॉल्यूम। इफ हैवियर, रिपीट करो फिर से। If the density of object is lesser than it displaces water equals to its mass, and object is denser, it displaces water equals to its volume. रिपीट करो जी विशा। The density of water is less. वाटर की डेंसिटी मान लगे हैं, बोलो। If the density of an object is lesser than the water, then it will displace water equals to its mass, and if the density is heavier than the object, then it will displace the water equals to volume. सही, इतनी बात तो समझ में आ गई। इस चीज को मैं लिख भी देता हूँ। चलो, अब मास कितना उसने हटाया? 0.7 kg। तो वॉल्यूम कितना हुआ? वॉल्यूम निकालो, 700 ग्राम लिख लो, क्योंकि ग्राम में यहाँ यूनिट लिखी है, 700 ग्राम। तो वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम का क्या फार्मूला आएगा? चेक करो, वॉल्यूम वहां चला जाएगा, तो ये चीज यहाँ आ जाएगी, नीचे की चीज ऊपर और ऊपर की चीज नीचे। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी, और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये कट गया, तो 700 सेंटीमीटर क्यूब। सही है? कितना हटा? 700 सेंटीमीटर क्यूब। अब देख लो कितना फ्रैक्शन उसका डूबा है। इस पूरे का वॉल्यूम कितना है बताओ? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और पानी कितना हटाया? पानी का वॉल्यूम 700 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि 700 सेंटीमीटर क्यूब वो डूब गया होगा ना, तभी तो उसने 700 सेंटीमीटर क्यूब पानी हटाया। उसका टोटल वॉल्यूम कितना था बताओ? टोटल 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और पानी कितना हटाया? 700 सेंटीमीटर क्यूब। दैट मीन्स इसका कितना हिस्सा डूबा हुआ है? 700 सेंटीमीटर क्यूब डूबा है, और कितना बाहर है बताओ? 300 सेंटीमीटर क्यूब बाहर है। तो अगर मैं टोटल 10 पार्ट्स करूं, तो आप जरा देखिए, मेरा कहने का मतलब है 3 पार्ट्स बाहर और 7 पार्ट्स अंदर। ये एग्री कर रहे हो? कि जैसे ये देखो, इसमें कितना बाहर है? 300 सेंटीमीटर क्यूब, और अंदर कितना है? 700 सेंटीमीटर क्यूब। So 3 parts is out. If total parts are 10, so 3/10 is outside, और 7/10 टोटल वॉल्यूम तो उसका 10 है ना, 10 का मतलब 1000 है। तो इसलिए तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट आउटसाइड कितना है? इट इज 300 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड कितना है? सो दैट इज इक्वल टू कितना है? 700। अगर इनका रेशो पूछे तो चलो इनका रेशो हो गया कि इतना, लेकिन इनका रेशो पूछेगा नहीं, आउट ऑफ ऐसे कहेगा। ये वॉल्यूम, ये तो दोनों तुम्हें समझ में आ गया। टोटल वॉल्यूम कितना है इसका? टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब है कि 3/10 parts is outside and 7/10 inside. Total 10 parts कर लो, तो 3 outside, 10 में से 7 कितना है? inside. चलिए, तो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया ये देखिए जरा। What volume of cube is outside water? That is 30% volume. अगर तुमने 100 पार्ट कर लिया या 3/10 कर लिया, तो अगर 3 बाहर है और 7 अंदर है, तो 100 हिस्से में कितना बाहर रहेगा? 30 बाहर रहेगा। तो 30% ऑफ वॉल्यूम इज आउटसाइड। अब इसका हम एक डायरेक्ट फार्मूला देखते हैं, उसमें ये सब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है। समझ में तो पूरी बात तुमको आ गई ना? चलो, सो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड इट इज इक्वल्स टू 30%। फिर उस पर काम करेंगे। लिखो,
formula for percentage of volume outside during floating. देखो फॉर्मूला लिखिए, दैट इज परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड, इट इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू 100। इसका फॉर्मुलेशन भी कराया जा सकता है, तो वो मैं अभी आपको करा के दिखा देता हूँ। ये देखो, इतना समझ में आया? तो बोलो डेंसिटी ऑब्जेक्ट की क्या निकाली थी तुमने वहां से, देख के बताओ। देखो 0.7, तो परसेंटेज ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट और डेंसिटी 1, तो ये होगा परसेंटेज इज इनसाइड होगा। ठीक है, ये परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इनसाइड लिखो, ये इनसाइड का दे रहा है, इनसाइड से आउटसाइड वाला निकालने। और इसका कितना डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इतने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 100 करो, तो बताओ कितना आएगा। 70% आ गया कि नहीं? 70% अगर इनसाइड है तो आउटसाइड कितना हुआ? 30%। सही है। सो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इनसाइड इट इज 100 माइनस 30%, इट इज 70%। इसको लिखो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज। इनसाइड का दूसरा नाम क्या है? सबमर्ज। चलो अब इन लोगों को इनाम दे दीजिए, बाकी इसके आगे कल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और भी कोई पेपर हो तो ले आना। हमारा और कोई भी पेपर दिया है? विश्व ये लो।